एक बार की बात है, 3 नए शादीशुदा जोड़े होते हैं जो कि समुद्र के किनारे एक होटल में रहने जाते हैं। अरे मोनू, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन ये आइलैंड भूतिया है, मैंने ऐसा सुना है। अरे कुछ नहीं है ऐसा, सरदार जी भी तो हैं अपने साथ, कुछ नहीं होगा, तुम एंजॉय करो बस। हाँ। सरदार जी अपने कमरे में। ओ सोनिए, चल समुद्र किनारे मजे करेंगे। ओ चल मेरी जान। क्या सरदार जी, बहुत मूड में हो। तीसरा जोड़ा बंगाली होता है, भौमिक और मधुरिमा। फिर सब लोग समुद्र के किनारे जाते हैं और सबके पति स्विमिंग करने लगते हैं। सभी एंजॉय कर रहे होते हैं और सारी औरतें एक साथ बेंच पर बैठकर बातें करने लगती हैं। बहन, मैंने तो मना किया था, सुना है ये समुद्र भूतिया है, और देखो ना, यहाँ दूर दूर तक हम 3 फैमिलीज के अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा। कितना डरावना सा है यहाँ। अरे वो देखो सोनी, वो क्या है समुद्र में? हमें अपने पतियों को बताना होगा। अरे ये तो कोई बहुत बड़ी सी भूतिया शार्क लगती है। चुड़ैल जैसा मुंह है इसका और शरीर मछली जैसा है। अरे सरदार जी, पीछे देखो, कोई अजीब सी दानव शार्क है, आप लोगों की तरफ ही आ रही है, जल्दी से बाहर आओ। सरदार जी और मोनू जैसे ही पीछे देखते हैं, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और डर से उनकी चीख निकल जाती है। वे तीनों बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन भौमिक तेज लहरें होने की वजह से पानी में गिर जाता है और मोनू तैरकर समुद्र में एक बोट में चढ़ जाता है। सरदार जी बाहर निकल आते हैं और बच जाते हैं। अरे नहीं, अरे बाबा मर गया रे, अरे मधुरिमा। और भूतिया शार्क भौमिक के चीथड़े करके उसे खा जाती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? चुड़ैल शार्क उन्हें किनारे पर आकर बड़ी बड़ी और लाल लाल आंखों से घूर कर बोलती है, आओ अब आकर दिखाओ इस समुद्र के अंदर, हिम्मत है तो, ये मेरा समुद्र है, दिखता नहीं, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। क्योंकि मैंने सबको मार दिया, यहाँ कोई जोड़ा नहीं आएगा, जाओ यहाँ से, जाओ। फिर वो चुड़ैल शार्क वहाँ से चली जाती है। पता नहीं मोनू उस बोट पर चढ़ तो गया था, लेकिन दिख नहीं रहा, कहाँ गया? ओह गॉड। ओ बहन जी, तुसी हिम्मत रखो, मोनू वीर जी ठीक होंगे, पर ये था क्या, और मैं इन्हें छड़ूंगा नहीं। उधर मोनू जिस बोट पर चढ़ा होता है वो बहती हुई दूर चली जाती है और वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होती। तभी मोनू का फोन बजता है। हेलो 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 कविता, हेलो। अजी आप कहाँ हो? बहुत मुश्किल से फोन लगा है आपका। आप ठीक हो ना? कविता, मैं एक बोट पर चढ़ गया था, लेकिन काफी दूर आ गया हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ, तुम किनारे पर ही रहना है। हम सब किनारे से थोड़ी दूरी पे खड़े हैं, आप आ जाओ जल्दी। फिर मोनू उन्हें दूर से आता हुआ दिखता है। मोनू, तुम मुझे दिख रहे हो, जल्दी आ जाओ। लेकिन वो चुड़ैल फिर से आ जाती है। अरे पीछे देखो, वो चुड़ैल आ गई। ओ मोनू वीर जी, ओ जल्दी आओ। नहीं नहीं। चुड़ैल शार्क को देखकर उसके तोते उड़ जाते हैं। तुमने मुझे शोर करके फिर से जगा दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मुझे जाने दो, मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है, अब मुझे जाने दो। तो क्या हुआ, मेरी भी तो नई शादी हुई थी, मैं भी मर गई थी। तुम लोग आते हो और ये सारा समुद्र गंदा करके जाते हो, नहीं आने दूंगी किसी को भी। देखो कितनी गंदगी फैलाई है तुम लोगों ने, खाने पीने का सामान, बोतलें, कचरा सब यहीं फेंक जाते हो, जिसकी वजह से मैं और मेरे पति मर गए। लेकिन इसमें मेरी गलती क्या है, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती और उसे मार कर खा जाती है। उधर फोन पर चुड़ैल की सब बातें सरदार जी, उनकी पत्नी और कविता सुन लेते हैं। तो ये बात है, लोग यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं, चुड़ैल की मौत इसी कचरे से हुई,
लेकिन कैसे? नहीं, मेरे पति को भी मार दिया। अब इन बातों का क्या मतलब वीर जी? मैं जा रही हूँ अपने पति को बचाने। मोनू, मैं आ रही हूँ। कविता, तुम चुप हो जाओ, धीरज रखो। अब क्या कर सकते हैं? होनी को कोई नहीं टाल सकता। हम हैं तुम्हारे साथ। वो नहीं सुनती और पानी में कूद जाती है। अरे ये क्या किया बहन जी तुसी? चलो जल्दी सोनी होटल चलो, हमें मदद लानी होगी। तभी वे लोग किनारे पर बने होटल में जाते हैं। जहाँ वे लोग रुके होते हैं, उस होटल के मैनेजर से पूछते हैं। अरे मैनेजर साहब, ये जगह भूतिया हैगी और वो साडे दोस्त नू मार रही है। आप जल्दी चलो। ऐ चुड़ैल कित्थों आई? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा पानी में। हाँ, यहाँ बहुत पहले एक पति पत्नी आए थे हनीमून मनाने। उनका नाम रीमा और महेश था। एक दिन सबकी तरह वो लोग भी समुंदर में बोट लेकर घूमने गए थे और उनकी बोट डूब गई और वो दोनों मर गए। लड़के की लाश तो मिली पर रीमा की लाश नहीं मिली। सब कहते हैं ये चुड़ैल रीमा ही है। अब मुझे मरना नहीं है, अब मैं नहीं जाऊंगा। अब हमें सच का पता कैसे चलेगा? अरे यार, ये तो वो चुड़ैल ही बता सकती है। चलो उसी से पूछ लेते हैं। पागल हो गए हो क्या? मरना चाहते हो? वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है जो तुमसे अपने सुख दुख बांटेगी। अरे सोनिए, फिरकी करें। ऐसे तो जो भी इस टापू पे आएगा वो उसे मार देगी ना यार। और कविता बहन जी भी तो समुद्र में कूद गई थी मोनू वीर जी नु बचाने वास्ते। उन्हें तो ढूंढने जाना ही पड़ेगा ना। वो तो चिंता न कर, मेरे पास एक तरकीब है। मैनेजर जी, आपके पास इनकी कोई फोटो वोटो है? हाँ, ये उनके सामान से निकली थी। उनकी शादी की फोटो है। बढ़िया, चल मेरे नाल, अब कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों समुद्र के किनारे जाते हैं। रात हो जाती है और समुद्र की लहरें बहुत ही तेज होने के कारण समुद्र बहुत डरावना लग रहा होता है। वे चुड़ैल को आवाज लगाते हैं। चुड़ैल जी, ओ चुड़ैल जी। चुड़ैल उनकी आवाज सुनकर गुस्से में आ जाती है। कौन है जिसे मेरा डर नहीं और इतनी हिम्मत है कि मुझे आवाज लगाकर बुला रहा है? वो उसके कान में कुछ कहता है। इतने में चुड़ैल गुस्से में उनके पास आ जाती है। ओ सोनी, मेरी बात ध्यान नाल सुन। तुम नहीं बचोगे, गंदगी फैलाने आए हो। बोलो, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। चुड़ैल जी, ये देखो, आपकी शादी का फोटो आपके पति के साथ। चुड़ैल उस फोटो को देखकर शांत हो जाती है और वो उसे देखने लगती है। ये मेरे पति हैं, मैं इन्हें बहुत प्यार करती थी। आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हो साथ में। रीमा जी, आप शांत हो जाइए। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ आने वाले को क्यों मार रही हो? तुमने क्या कहा रीमा? तुमने मेरे नाम से मुझे बुलाया, ये फोटो लाए हो। तुम अच्छे इंसान लगते हो। ये मेरे और मेरे पति की शादी की फोटो है। लेकिन आप यहाँ आने वाले लोगों को मार क्यों रही हो? सबको मार दूंगी। मैं और मेरे पति खुशी खुशी यहाँ घूमने आए थे और बोट लेकर समुद्र में घूमने निकले थे। लेकिन इस समुद्र में किसी ने जाल फेंका हुआ था जो हमारी बोट के नीचे की मशीन में फंस गया और जिसके कारण हमारी बोट डूब गई और हम दोनों मर गए। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैंने एक शार्क के शरीर पर कब्जा कर लिया ताकि मैं यहाँ आने वालों को मार दूं और इस आइलैंड को गंदा होने से बचा सकूं। तो ये बात है, लेकिन हम भी आप ही की तरह नई नई शादी करके घूमने ही आए सी और तुसी मेरे दोस्तों को मार के उनकी बीवियों को विधवा कर देता। ये भी तो गलत है जी। और मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं यहाँ साफ सफाई कराऊंगा और जो भी गंदगी फैलाएगा उसनू मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। तुसी अब किसी को न मारो। इतने में मधुरिमा समुद्र से निकलकर अधमरी हालत में आती है। वो बहुत रो रही होती है। सोनी उसे पकड़कर दिलासा देती है। उसे देखकर चुड़ैल को अपना समय याद आ जाता है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। तुम एक सच्चे इंसान लगते हो और अपना वादा जरूर निभाना। इतना बोलकर वो चुड़ैल शार्क के शरीर को छोड़कर चली जाती है। मोहक, जो कनाडा में रहता है, अपनी बचपन की दोस्त मीनू से बहुत प्यार करता है
उसके मम्मी पापा भारत में रहते हैं तो वो भी भारत आया होता है। वो अपनी माँ देवकी और पापा रमेश के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। मुझे मीनू से शादी करनी है माँ। मुझे बचपन से ही मीनू ही पसंद है, बस और कोई नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को ये रिश्ता मंजूर है? हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। मीनू बहुत अच्छी लड़की है। वो हमारे घर की बहू बने, हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। मैं अभी तुम्हारे पापा को बता कर आती हूँ। मोहक की माँ मोहक के पिता को बताती हैं तो वो भी खुश होते हैं, क्योंकि वो भी मीनू को उसके बचपन से जानते हैं। शादी का प्रस्ताव अब मीनू के घर वालों के पास जाता है। जी, हम तो बच्चों की खुशी में खुश हैं। कल ही कुंडली दिखा लेते हैं। अगले दिन दोनों की कुंडली पंडित द्वारा देखी जाती है तो मोहक के ऊपर मांगलिक दोष होता है। अब ये क्या होता है माँ? मोहक परेशान हो जाता है। अरे, इसमें बस शादी से पहले किसी जानवर या पेड़ से शादी करनी होती है ताकि वो दोष कट जाए। मैं तो नहीं करूँगा ऐसी शादी, ये सब फालतू होता है माँ। लेकिन मोहक की बात कोई नहीं सुनता और देवकी पंडित से निवारण पूछती है। इसका क्या उपाय है पंडित जी? इसके दोष के हिसाब से इसकी शादी किसी पेड़ से करवाना ठीक रहेगा। जैसा आप बोले पंडित जी। मोहक अभी भी चिढ़ रहा होता है, लेकिन उसकी माँ के आगे उसकी एक नहीं चलती और अगले दिन मोहक अनिच्छा से इस रस्म को पूरा करता है और एक पीपल के पेड़ से शादी करता है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि उस पेड़ पर राशि नाम की एक आत्मा वास करती है। चलो बेटा, पेड़ के साथ फेरे लो। मोहक पेड़ के साथ शादी कर लेता है। उसके बाद राशि नाम की चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि मोहक ने उससे शादी की है। बस माँ, ये सब खत्म हुआ तो क्या अब हम शादी की तैयारियां कर सकते हैं? बस चलो, अभी तुम अपने रूम में जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगी। मोहक जैसे ही अपने रूम में जाता है और रूम का दरवाजा बंद करता है, तभी उसके सामने राशि प्रकट होती है। मोहक उसे देखकर बहुत डर जाता है, लेकिन राशि देखने में भयानक नहीं होती है, बल्कि एक सुंदर लाल जोड़ा पहने लड़की होती है। फिर भी मोहक उससे डरते डरते पूछता है, तुम कौन हो? रूम में कैसे चली आई? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जिससे अभी अभी तुमने शादी की है। मोहक को समझ नहीं आता कि वो क्या कह रही है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अभी निकलो मेरे घर से। मैंने पेड़ से शादी की है, तुमसे नहीं। मोहक उसे धक्का देने लगता है, तभी राशि बोलती है, पेड़ से कौन शादी करता है? शादी लड़की से करते हैं, और वहाँ एक ही लड़की थी, वो थी मैं। तुमने मुझसे शादी की है। मोहक चुप हो गया। ऐसा उसने बचपन में सुना तो था कि चुड़ैल पीपल के पेड़ पर रहती है, लेकिन देख आज पहली बार रहा था। तो क्या तुम अब मेरे साथ ही रहोगी? हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। लेकिन मैं तो मीनू से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुमसे शादी नहीं की है। कहाँ है मेरी सौतन? राशि बोलते बोलते ही दरवाजे से पार हो जाती है। मोहक भी उसके पीछे जाता है। रुको, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी जिससे मीनू को कुछ भी हो। लेकिन राशि नहीं रुकती। उड़ते उड़ते उसको एक बगीचे में एक सुंदर सी लड़की घूमती नजर आती है। क्या यही है मीनू? नहीं, मीनू तो नहीं है, वो यहाँ नहीं रहती। राशि मोहक की बातों पर विश्वास नहीं करती और जोर से चिल्लाती है, मीनू! मीनू अपना नाम सुन घूम जाती है। राशि उड़ते हुए उसके पास जाती है और उसको घूरते हुए बोलती है, तो तू है मेरी सौतन, क्यों पड़ी है मेरे पति के पीछे? मीनू पहले तो बहुत चौंक जाती है। कौन हो आप? और मैं आपकी सौतन कैसे? ज्यादा भोली मत बन। राशि मीनू को चारों तरफ गोल गोल घूमकर देखने लगती है। ऐसा क्या है इसमें जो तूने मुझे इसके लिए धोखा दिया? मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। ये सब क्या चल रहा है मोहक? ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद एकदम से चुप्पी छा जाती है। परेशान होकर मीनू बोलती है, मुझे नहीं पता था ये सब 2025 में भी हो सकता है। कौन सा साल बताया तूने? 2025 और क्या? मोहक और मीनू उसको ऐसे देखकर उसके पास जाते हैं। क्या हुआ? क्या आपको नहीं पता था कि ये 2025 है? नहीं, मुझे तो लगा जैसे ये 1919 है, लेकिन मुझे मरे हुए इतने साल बीत गए और मुझे पता भी नहीं चला। आपको किसने मारा था? मैंने खुद। मीनू और मोहक एक दूसरे की तरफ आश्चर्य। तो आज आप यहाँ कैसे पहुँची? जिस पेड़ से तुमने शादी की थी मोहक, मैंने उसी पर लटक कर अपनी जान दे दी थी। लेकिन क्यों? आपने खुद को क्यों मारा? क्योंकि वो आया ही नहीं। उसने मुझे हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगा था मरने के बाद मैं इस दुख से आजाद हो जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है ना? राशि उसकी तरफ उदास नजरों से घूमी। हाँ, शायद उससे एक बार और न मिल पाने का सपना, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। मैं अकेली थी। एकदम से सब कुछ अतीत में चलने लगता है, जहाँ राशि जवान चित्रकार होती है।
देख बिल्लो, एक दिन मैं दुनिया में छा जाऊंगी अपनी बनाई हुई चित्रकारी के द्वारा। तू अच्छी चित्रकार है, लेकिन तेरी चित्रकारी को जो मशहूर करता है वो जवान नेता उसका। राशि जानती तो थी बिल्लो किसकी बात कर रही है, लेकिन फिर भी उसने पूछा, कौन नेता? वही प्रीत सिंह जो चुपके चुपके तुझे देखता रहता है और तेरी चित्रकारी को आगे भी बढ़ाता है। राशि मुस्कुराई क्योंकि वो अपने नेता प्रीत सिंह से प्यार करती थी। प्रीत सिंह राशि की बनाई चित्रकारी को समाज में प्रस्तुत किया करता था। राशि और रूपलाल का प्रेम धीरे धीरे गहराता चला गया। लोगों को भी प्रीत सिंह और राशि की जोड़ी अच्छी लगती थी। प्रीत, तू मुझसे शादी कब करेगा? अरे तुझे ब्याह करने के लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरी राशि। दोनों आपस में बहुत खुश थे, लेकिन जब राशि के भाई को उनके प्रेम संबंध का पता चलता है तो वो नाराज हो जाता है। प्रीत सिंह उसे विश्वास दिलाता है, अगर तू ये सब अपने समय काटने के लिए कर रहा है तो ठहर जा। मैं सच्चे दिल से आपकी बहन को प्यार करता हूँ और ब्याह भी उसी से करना चाहता हूँ। राशि के भाई को भी विश्वास हो जाता है कि प्रीत उसकी बहन को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। मेरा एक मोर्चा है अमृतसर में, मैं वहाँ भी राशि की चित्रकारी लेकर जाऊंगा। प्रीत सच में मोर्चे में उतर जाता है और अमृतसर में उसकी चित्रकारी बेचता है, जिससे जो पैसे मिलते हैं वो राशि के भाई को पैसे और एक पत्र भेजता है, जिसमें वो बैसाखी के दिन लौटकर शादी करने का वादा करता है। राशि और उसका भाई अब बैसाखी का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक दिन रामदास उनके यहाँ राशि के लिए रिश्ता ले आता है। तुम्हारी बहन राशि के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का बहुत कमाता है, बहुत खुश रहेगी राशि। नहीं, मेरी बहन की तो शादी तय हो गई है। अच्छा, मुबारक हो। लेकिन किसके साथ? प्रीत सिंह जो नेता है उसके साथ। अच्छा, लेकिन कब करेगा? इसी बैसाखी के दिन आकर। तब तो अच्छा है, इंतजार करो। लेकिन मैंने तो सुना है वो बस बातें करके गायब हो जाता है, बाकी राशि की किस्मत है। इतना बोलकर रामदास वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन गांव में सबको बता देता है राशि और प्रीत के बारे में। अब उन दोनों के अलावा गांव वालों को भी बैसाखी का इंतजार होता है। सबका इंतजार खत्म होता है, बैसाखी का दिन आता है। क्यों भाई, आया क्या प्रीत सिंह? नहीं, बस आता ही होगा। हालांकि बैसाखी के दिन प्रीत सिंह नहीं लौटता। राशि जो उस समय गर्भवती होती है, ये सोचकर कि प्रीत सिंह ने उसे धोखा दिया है, दुख और निराशा में आत्महत्या कर लेती है। तो ये थी मेरी कहानी, और अब तुम मेरे पति हो। मैं आपका पति नहीं हूँ। तो आपने कभी प्रीत से मिलने की कोशिश नहीं की? धोखेबाजों से क्या ही मिलना। आपको कैसे पता है वो धोखेबाज थे? वो वापस नहीं आया, मैं इंतजार करती रह गई। मीनू, ये साल जो था उसमें बैसाखी के दिन कुछ हुआ था ना? हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। कहीं वहीं तो प्रीत सिंह भी नहीं थे। ये सब क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमें अमृतसर चलना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अब वो जगह ही हमें बता सकती है कि क्या हुआ था। तीनों बस पकड़कर अमृतसर के लिए निकल जाते हैं। मोहक और मीनू राशि की आत्मा को उसकी अधूरी प्रेम कहानी पूरी करने में मदद करते हैं। वो चाहते हैं कि राशि को सच का पता हो। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम दोनों मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम लोगों का पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली हूँ। मोहक और मीनू राशि की बात अनसुनी कर देते हैं और वो शशि को जलियांवाला बाग ले जाते हैं। ये कौन सी जगह है? आप अंदर तो चलो एक बार। राशि जैसे ही अंदर कदम रखती है, सामने प्रीत सिंह खड़ा होता है। राशि हैरान हो जाती है, लेकिन अब उसको सब समझ आ जाता है कि प्रीत जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारा गया था। तुम दोनों बच्चों का बहुत धन्यवाद। राशि की आत्मा प्रीत सिंह की आत्मा से मिलती है। दोनों आत्माएं एक दूसरे से मिलकर मुक्त हो जाती हैं। इस अनुभव से मोहक और मीनू को अपने रिश्ते की गहराई का एहसास होता है और वे अपने प्रेम को और मजबूती से स्वीकार करते हैं।